अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान। देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। आज के इस सेशन में लाहौर से हमारी गेस्ट हैं मिस जिक्रा फैज। ये सीईओ हैं इंटरनेशनल थेरेपी सर्विसेज की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इंटरनेशनल थेरेपी सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस जिक्रा फैज के आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हुमायूं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला और मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। राइट। तो हम और हमारे व्यूअर्स सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल थेरेपी सर्विसेज क्या है, लाहौर में आप लोग कब से हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अच्छा, इंटरनेशनल थेरेपी सर्विसेज बेसिकली लाहौर में हमारी दो ब्रांचेस हैं। एक हमारी है डीएचए फेज 5 में, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में, और हमारी जो सेकंड ब्रांच है वो है वापडा टाउन में, यूईटी सोसाइटी में। दोनों ब्रांचेस जो हैं वो हमारी एक ही तरीके से रन हो रही है। मोस्टली पूछते हैं कि अच्छा आपकी मेन ब्रांच कौन सी है। तो जो हमारी मेन ब्रांच है वो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी वाली है। और इसमें हम बच्चों को आप कह लें कि एक छत के नीचे, कहते हैं ना, अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज जो है वो हम देते हैं। जैसे एबीए थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, ओटी है, सेंसरी की। और किसी के बाद बच्चों को अगर डाइट का इश्यू होता है, बच्चे खाना नहीं खाते, एक जो हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि हम बच्चों को म्यूजिक थेरेपी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एज वेल हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते राइट। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे इसके अलावा कि आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों को यहाँ अपने सेटअप्स में डील कर रहे हैं और क्या कोई एज ब्रैकेट भी है जिसके अंदर अंदर आप बच्चों को डील करते हैं। हैं। एग्जैक्टली हमारा जो क्राइटेरिया स्टार्ट होता है वो 2 ईयर से स्टार्ट होता है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा पेरेंट्स फोर्स करें, जैसे कि अगर उनके जो बच्चों की एज है बिफोर 2 है, तो उसमें ये होता है कि हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, बट हम डायग्नोसिस जो है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि बिफोर 3.5 इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बच्चे को डायग्नोस कर सके। तो हम स्क्रीनिंग दे सकते हैं। अगर बच्चों में रेड फ्लैग्स शो हो रहे हैं तो हम उनको कह देते हैं कि जी हाँ ठीक है, आप लोग थेरेपी स्टार्ट करवाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आते हैं और बच्चे ठीक भी होते हैं। ये मैंने खुद देखा हुआ है कि बिफोर 2 एक क्लाइंट था और उनको स्क्रीनिंग दी कि रेड फ्लैग्स बच्चे में हैं, बच्चे की स्पीच डिले थी, बिहेवियर्स थे, एंड एट द एज ऑफ 3 बच्चा बिल्कुल ठीक था और अब वो स्कूल भी जा रहा है, बच्चा एकेडमी भी बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, दारे अरकम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि विद द पैसेज अगर आप टाइमली स्टार्ट करवा दें थेरेपीज तो इम्प्रूवमेंट आती है। और विदाउट मेडिकेशन, मैं हमेशा मेडिकेशन को जो है वो प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर उसके आपको रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो नेगेटिव जो है बच्चे पे उसके जो हम शो होते हैं साइंस, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइंस भी शो होते हैं और बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। तो थेरेपिस्ट का ये है कि उसके अंदर नेगेटिविटी बच्चों में नहीं आती, हमेशा हमें उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही नजर आते हैं। ऑटिज्म के बच्चों के साथ डील करते हैं हम, एडीएचडी बच्चों के साथ डील करते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ डील करते हैं। मतलब मेंटली रिटार्डेशन, मतलब जितने बच्चे हैं जो मेंटल प्रॉब्लम है हम उनके साथ डील करते हैं। और 2 to 12 to 14 ईयर तक के बच्चों को हम टैकल करते राइट। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी हैं। डाइट फॉर्मल तो नहीं की जाती। इन हम्म। असेसमेंट करके उन पे काम शुरू किया जा सकता है। तो क्या जी। ज़्यादातर बच्चे जो आपके पास आते हैं तो वो क्या अपना डायग्नोसिस जो बड़े होते हैं वो लेके आते हैं? अगर नहीं लेके आते तो क्या आप खुद से प्रॉपर फॉर्मल डायग्नोसिस भी देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने साथ लेके आते हैं कि हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से या हमने आगा खान यूनिवर्सिटी से हमने ऑलरेडी डायग्नोस करवाया, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्टर्स करते हैं। उनके पास एक टूल्स होते हैं और वो करके और फिर बताते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या नहीं है, किस लेवल का है। लेट सपोज अगर नहीं होते तो हमारे पास भी कुछ टूल्स है। लेट सपोज जैसे कार्स है, तो हम कार्स इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि बच्चे को अगर ऑटिज्म है, फॉल कर रहा है तो किस लेवल का है, माइल्ड है टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू सीवियर है, किस लेवल का है। तो हमारे पास वो एक स्कोरिंग आ जाती है।
तो फिर उस स्कोरिंग से हम कह देते हैं हाँ जी कुछ फ्लैग्स कुछ सिम्टम्स आपके बच्चे में शो हो रहे हैं। उसके बाद हम थ्रू प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हम बच्चे की फॉर्मल असेसमेंट कर देते हैं। जैसे अगर बच्चा अंडर 6 है या अंडर 8 है तो हम उनकी वीबी मैप, मैं प्रेफर करती हूँ वीबी मैप, क्योंकि उसमें एज वाइज हमारे पास बने होते हैं। और हम विद द हेल्प ऑफ वीबी मैप हम कहते हैं कि अच्छा बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो लेट्स सपोज 6 इयर्स है, बच्चे की 8 इयर्स है, बट बच्चे की मेंटल एज कितनी है। तो विद द हेल्प ऑफ वीबी मैप हम लोग ये बताते हैं कि अच्छा उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं कि 3 साल या 2 साल तक के बच्चे में इतने माइलस्टोन जो है वो बच्चे के अचीव होने चाहिए, इतने स्कोर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा 4 साल का है तो उसको ये माइलस्टोन या ये वाला जो बच्चे की एज है वो होनी चाहिए। अगर 6 साल का है तो बच्चे के अंदर ये माइलस्टोन, ये जो स्कोरिंग है वो होनी चाहिए। तो हम लोग फिर वो असेसमेंट करते हैं और हम वहां से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का बेसिक डिले किस में आ रहा है। जैसे सम टाइम बच्चा हर चीज में बहुत अच्छा होता है, लिसनर रिस्पॉन्डिंग एलआर में बहुत अच्छा होता है, बच्चा सोशल स्किल्स में बहुत अच्छा होता है, हर चीज में बच्चा बहुत अच्छा है, बट उसकी जो स्पीच है वो नहीं होती। तो सम टाइम बच्चे के अंदर हर चीज जो है वो टाइमली मैच कर रही होती है, सिर्फ डिले कहाँ हो रहा था स्पीच का। कुछ बच्चों की स्पीच जो है वो बिफोर 2 एज तक की होती है, और हालांकि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 6 इयर्स की होती है। तो इसका मतलब है कि लेकिन जो दूसरे स्कूल्स में बच्चों को भेज रहे होते हैं या थेरेपिस्ट घर में दिलवा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लान जो होता है बच्चे के वो पूरा 4 साल तक का बनाया है। लेकिन हमने वो डोमेन्स देखनी है स्पेसिफिकली कि किस डोमेन में बच्चे की मेंटल एज कितनी है। अगर स्पीच में बच्चे की मेंटल एज बिफोर 2 वाली है तो हमने उसको जो स्टार्ट करना है वो 1.5 साल तक के बच्चे से करना है। अगर बच्चे की सोशल स्किल्स हैं वो जो है बच्चा लैग कर रहा है 4 साल तक के बच्चे की, और बच्चे की जो एज है वो 6 साल की है, तो हमने वो 4 साल के बच्चे से स्टार्ट करना है। एकेडमिक्स में अगर बच्चा 3 साल तक के बच्चे को मीट कर रहा है तो हमने उसके एकेडमिक्स 3 साल से ऊपर के बच्चे से स्टार्ट करना है। तो ये जो ये वाली असेसमेंट है मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये होती है तो पेरेंट्स के लिए भी इजी हो जाता है डिफाइन करना कि हमारा बच्चा बेसिकली कहाँ पे लैग कर रहा है और किस डोमेन में कर रहा है, और हमने कहाँ से बच्चे को पुशअप देना। राइट, बिल्कुल। असेसमेंट जरूरी है उस पर काम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अभी आप दोनों ब्रांचेस में तकरीबन कितने बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं अभी तक? अच्छा, बेसिकली जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है वो तो बहुत पुरानी है, उसमें एटलीस्ट 30 to 35 किड्स जो है वो इनरोल हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन सेशंस भी दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेशंस में ये है कि विद इन पाकिस्तान जैसे कुछ सिटीज के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं, कुछ कराची के हैं जो कि नहीं आ सकते, तो हम उनको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ बाहर के भी हैं जैसे दुबई के हैं, इंडिया के हैं कुछ क्लाइंट्स, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं। जो वाबरा टाउन वाली ब्रांच है वो हमारी स्टार्ट हुई है अगस्त के एंड में, अगस्त 2022 में। तो राइट नाउ उधर हमारे पास जो है वो 18 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है, और कुछ जो 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं वो हम उनको ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करें। राइट। अच्छा, आप लोग थोड़ा अपना मोड ऑफ ऑपरेशन मुझे बताएंगे कि आप किस तरह काम करते हैं? 1-to-1 सेशंस पे फोकस होता है, ग्रुप सेशंस, क्लासेस मेंटेन करते हैं, किस तरह काम करते हैं? अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट कर सकें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास बच्चा आता है, हम उसके एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हमें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। उसके बाद हम उसका जो है वो गोल प्लान डेवलप करते हैं। 3 गोल प्लान बनते हैं हमारे, स्पीच का अलग बनता है, एबीए का अलग बनता है, उसके बाद ओटी फिजियो का प्लान अलग बनता है। और अगर आप कहीं पे भी जाएं तो हर जगह पे वो यही कहते हैं कि हम 6 मंथ का प्लान डेवलप करते हैं। स्पीच का भी 6 मंथ का होता है, ओटी का भी 6 मंथ का होता है। मैं ऐसा नहीं करती, मुझे लगता है जिस चीज का हमें, हाँ हम उसको लॉन्ग टर्म प्लान कह सकते हैं, बट मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ मंथली प्लान में। और फिर उस मंथली प्लान को हम डिवाइड करते हैं वीकली गोल्स में, कि हमने हर वीक में कौन से गोल्स करवाने हैं। और जब वो गोल अचीव हो जाता है उसको हम मास्टर कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल का गोल उसमें हम ऐड करते हैं। अगर बच्चा कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहा विद इन 12 to 15 डेज, तो इसका मतलब है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी में कोई इशू है जिसकी वजह से बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा। फिर हम फौरन से अपनी टेक्निक चेंज करते हैं। अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो इसका मतलब है कि बच्चा उस गोल को मीट नहीं कर पा रहा है, तो हम या उससे लोअर लेवल का गोल ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे को बेसिक आ जाए, और उसके बाद हम वो वाला गोल दोबारा से ऐड करते हैं। तो हमारे 3 प्लान बनते हैं,
उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को अगर 1-to-1 की जरूरत है तो हम 1-to-1 देते हैं। वीकली हमारे ग्रुप सेशंस लाजमी होते हैं, और उसके साथ साथ हम बच्चे के प्री रेडीनेस प्रोग्राम स्कूलिंग भी स्टार्ट करते हैं। हमारा एक सेपरेट रूम है जिसमें हम बच्चों को, वहां पे नॉर्मल 2 से 3 बच्चों की इनरोलमेंट है, तो हम उनके साथ उनका एक ग्रुपिंग करवाते हैं। हमारा जो ग्रुप होता है वो आप कह लें कि 5 बच्चों का होता है या 6 बच्चों का होता है। तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो साथ बैठते हैं, और उसके साथ प्रॉपर एक स्कूल सिस्टम की तरह सामने व्हाइट बोर्ड होता है, बच्चों का अपना करिकुलम है वो पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को हम रेडी करें स्कूलिंग के लिए। हमने उनको हमेशा तो थेरेपीज नहीं देनी, और ये बच्चे स्कूल्स में जाते भी हैं। तो हमारा ये क्राइटेरिया है कि हम उनकी ग्रुपिंग भी लाजमी करवाते हैं, ग्रुप सेटिंग भी होती है वीकली उनकी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी उनकी वीकली होती है, और 1-to-1 सेशन भी होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर स्पीच थेरेपी है, यहाँ बच्चे में बहुत बिहेवियर शो हो रहे हैं, हिटिंग शो हो रहा है, बच्चा जो है हेड बैंगिंग बहुत कर रहा है, स्पिटिंग कर रहा है या थ्रोइंग कर रहा है, तो हम उसको फिर 1-to-1 सेशन से स्टार्ट करते हैं, उनके इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। राइट। अच्छा, ये जो डिफरेंट थेरेपी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं आपके सेटअप में, तो उसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ थेरेपीज के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट एंड मटेरियल की जरूरत भी पड़ती रहती है, खासतौर पर ओटी वगैरह के लिए। तो आपका सेंटर इक्विपमेंट वाइज, मटेरियल वाइज कितना वेल इक्विप्ड है? अच्छा, इट डिपेंड्स कि जब आप हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन जब हमारे पास जो क्लाइंट्स है वो आते हैं, तो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, अच्छा इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है तो इसका मतलब है हम वो मटेरियल खरीद लेते हैं। यूजुअली ये होता है कि हर बच्चे को एक ही मटेरियल नहीं भी सूट करता। जैसे कि स्ट्रेचिंग बैंड है, किसी को फर्स्ट लेवल का होता है, किसी को सेकंड लेवल का, किसी को थर्ड लेवल का। तो जैसे ही बच्चे आते हैं हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है, और अगर वो मटेरियल नहीं होता तो वो हम फौरन से ऑर्डर देके मंगवा लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मटेरियल मौजूद होता है हर बच्चे के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है हर बच्चा वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अप टू डेट करते रहते हैं अपने मटेरियल को, और हम मटेरियल जो है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली ऐड कर ले। राइट। अच्छा, व्यूवर्स आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। लोग तो आपको जानते होंगे और कुछ नए, तो अगर आप अपने बारे में भी बताइए कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है, और आप खुद भी प्रोफेशनल हैं, तो थोड़ा अपने बारे में अगर बता सकें आप। बिल्कुल। बेसिकली मैं सर्टिफाइड आरबीटी हूँ, मैंने रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, उसके बाद मैं क्वालिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। एज वेल आई एम आईबीए इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट। तो जो मेरी डोमेन है बेसिकली वो बिहेवियर थेरेपी की है। आई एम एबीए थेरेपिस्ट, और मेरी उसमें कमांड है, मैं उसमें सुपरविजन देती हूँ, मैं उसमें ट्रेनिंग देती हूँ, ऑनलाइन सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और जाहिर सी बात है मेरे थेरेपिस्ट जो हैं वो जो है वो सेशंस देते हैं, तो उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चों के प्लान्स मैं बनाती हूँ, ताकि कि किस बच्चे को कौन सा प्लान सूट कर रहा है। उसके अलावा जो है वो मैं यूनिवर्सिटीज में जो है वो बच्चों को जाके पढ़ाती भी हूँ, अपने लेक्चर्स भी जो है वो मैं डिलीवर करती हूँ। राइट। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा जिक्र हुआ, अगर उसको आप दोबारा से एलैबोरेट कर सकें कि आपके सेंटर की जो यूनिक फीचर है, जिस तरह आपने बताया कि ऑल थेरेपीज एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, तो ये यूनिक पॉइंट है, क्योंकि बहुत से सेंटर्स डिफरेंट फोरम्स पे अपने डिफरेंट यूनिक पॉइंट्स को फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछना चाहें कि आपका यूनिक पॉइंट क्या है, आपके पास लोग आते हैं जब, तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मेरे सेंटर का प्लस पॉइंट है कि मैं काम छुप के नहीं करती हूँ। मेरे लिए दरवाजे ओपन है, पेरेंट्स आते हैं, वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि आज हमने सेशन ऑब्जर्व कर, आज हमने बच्चे के साथ बैठना है। बाकी सेंटर्स में क्या है कि वो बच्चे को बाहर से कहते हैं कि आप हैंड ओवर कर दें थेरेपिस्ट को, और आप बाहर वेट करें, आप नहीं आ सकते। ठीक है। तो हमारे सेंटर का जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन सेशन की वो हम लोगों ने अलाउ किया है। वो जाके सेंटर के अंदर ही सेशन ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा अब आप ये पेरेंट्स का ट्रस्ट है कि अब वो सेंटर में बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम ऑनलाइन सेशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ताकि नीचे हमारा बच्चा डिस्टर्ब ना हो, तो हम उनकी वीडियो कॉल करवाते हैं। ठीक है, आप वीडियो कॉल कर लें, आप वीडियो कॉल पे अपने बच्चे का सेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप नीचे बैठ के थेरेपिस्ट के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बैठे, पेरेंट्स थेरेपिस्ट के साथ बैठे हैं, ड्यूरिंग सेशन ही हम थेरेपिस्ट उठ जाता है और पेरेंट्स को बिठाते हैं कि अब आप सेशन लें, कि किस तरह से बच्चे को भी पता चले कि वही काम जाके मैंने घर में भी करना है, कोई बिहेवियर कंट्रास्ट ना है। उसके अलावा हम बच्चों के साथ एक रजिस्टर रखते हैं।
रोज हम लोग बच्चे को होमवर्क देते हैं, ताकि घर जाके पेरेंट्स भी इन टच हो, इन्वॉल्व हो कि जो काम सेंटर में हुआ है वो हमने भी करवाना है। डायरी अप टू डेट होती है, और उसके साथ साथ जो है डायरी का भी काम हम कर बताते हैं कि हमने ये करवाया ये करवाया। उसके बाद हम बच्चे की जो असेसमेंट है, आफ्टर, वैसे तो 6 मंथ होता है, लेकिन हम 4 मंथ, आफ्टर एवरी 4 मंथ हम अपडेट करते हैं और पेरेंट्स को साथ साथ बताते हैं। और उसके अलावा जो हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो इस स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है, घर में ये इशू आ रहा है बहुत ज्यादा, आप प्लीज इस पे फोकस करवा लें, लेकिन उसके बाद इस पे करवा लीजिएगा, या बच्चा खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ भी वट, तो हम उस स्कूल को स्पेशली अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और उसको ऐड करते राइट, काफी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। गिनवाए। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे हम कि आपके अलावा यहाँ आपके सेंटर्स में, सेटअप्स में और कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप थोड़ा सा बता सकें आप। हाँ जी बिल्कुल, मेरे सेंटर्स में मेरे साथ मेरी सिस्टर हैं, वो भी सर्टिफाइड एबैट हैं। उसके अलावा जो एक मेरे साथ मेरे क्लिनिकल डायरेक्टर हैं वापडा टाउन वाली ब्रांच में, वकार, वो भी सर्टिफाइड एबैट हैं, वो इंक्लूड हैं। उसके अलावा हसन ऐड हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी आरबीटी हैं, और वो उन सारी चीजों को डील कर रहे हैं। मेरी एक पूरी टीम है जो हम मिलके एक साथ चलते हैं। तो जब आप अपनी टीम में कोई नया मेंबर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह क्लिनिकल डायरेक्टर और दूसरे लोग, हम्म। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो एक वाइटल चीज है, उसके अलावा कोई खास चीज आप देख रही होती हैं कि जो मेरी टीम में मेंबर हो उसमें ये चीजें। बिल्कुल। अच्छा, मेरे अंदर क्या है कि जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी ना, तो मैं बहुत एनर्जेटिक थी। मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक थी कि मैं बैठती नहीं थी। मुझे होता है कि हर मैं मल्टीटास्क थी, मतलब मैं हर काम करती थी। अच्छा, ये भी है ये भी है, और मैं बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली प्लान्स और चीजें बहुत चेंज करती थी, अप टू डेट सब कुछ। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि आप खुद कितना विलिंग हो काम करने के लिए, आपके अंदर कितना शौक है। आप शौक से काम करते हो तो मुझे लगता है आप ज्यादा इंजॉय करके करते हो, और आप बच्चे की नीड को समझ के काम करें, ना कि ये समझ के करें कि मैंने इसके साथ काम करना है। क्वालिफिकेशन भी डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन आप कितने विलिंग हो, आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, और आप बच्चे को किस तरह लेके चलते हो, वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है कि हमने बच्चे के साथ काम क्या करना है, और आपको अगर पेरेंट्स की भी समझ नहीं आ रही है, पेरेंट्स के साइकी को भी समझना मुझे लगता है कि एक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप पेरेंट्स के साथ भी डील कर रहे हो, उनको भी समझा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कि अगर आप सेशन ले रहे हो ना, तो आपके अंदर इतनी गट पावर होनी चाहिए कि ठीक है भैया, आप किसी भी टाइम आए और आप मेरा सेशन देख लें। अगर ये वाली आपके अंदर एनर्जी है कि ठीक है आप आके किसी भी टाइम देखिए, वरना थेरेपिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, ड्यूरिंग सेशन कोई अंदर नहीं आएगा, हम सेशन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि भी ठीक है, आपको पता है आप किसी भी टाइम कोई भी आ जाए, आप अपने सेशन में इन्वॉल्व, और इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट गारंटी के साथ दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई बात है। राइट। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड की तरह, रेगुलर अपडेट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस, नई प्रैक्टिसेस आती हैं, नए वर्जन आ जाते हैं उस प्रैक्टिस में। तो अपनी टीम मेंबर्स में वो उस ट्रेनिंग अपडेट को, एजुकेशनल अपडेट को फॉलो अप करने के लिए आप कैसे काम करते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये कि जब हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी, आपको बताया कि हम जब बिहेवियर एनालिस्ट बनते हैं तो हमें CUs पूरे करने होते हैं, हमें रिसर्च के साथ, बेसिकली चीज होती है रिसर्च। आप अगर गूगल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे 20 to 21 आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, बुक्स भी मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। तो उसमें यह है कि मैं रिसर्च के साथ बहुत अप टू डेट इन टच रहती हूँ कि अच्छा क्या नई इंटरवेंशन आई है, क्या नई स्ट्रेटजी आई है, अब क्या जो चीज है बिहेवियर थेरेपी में, हमेशा AB के अंदर चीजें अपडेट होती रहती हैं। क्या चीज ऐड करनी है, कैसे बेस लाइन लेनी है, किस तरह हम लोगों ने डाटा अपडेट करना है। तो फिर वो ट्रेनिंग मैं हमेशा अपने थेरेपिस्ट को देती हूँ कि अच्छा ये चीजें हैं, आप ये आर्टिकल रीड करें, आप ये गूगल में ये चीज सर्च करें, आप यहाँ जाके ये चीज देखें। जितना हम लोग आर्टिकल्स को रीड करते हैं, इन चीजों को अपडेट होती हैं, हम उनको रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा न्यू वर्जन आ रहे हैं, न्यू बुक्स आ रही हैं। और बेसिकली कूपर की बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो जो बेसिकली आप कह लें कि बाइबल ऑफ, जिस हम कहते हैं कि साइकोलॉजी है, इस तरह ये बुक है। तो उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये चीजें फिर साथ साथ जब थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको पास बैठ के खुद, या आप कह लें कि एक रोल प्ले वीडियो बना दी जाती है कि आप उसको देख लें, और उनको काम सिखा दिया जाता है। वीडियोस हमने बेसिकली ग्रुप बनाया हुआ थेरेपिस्ट का, उसमें वो अपनी वीडियोस भेजते हैं,
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उधर से कह दिया जाता है कि ये काम आपने ठीक नहीं करवाया, इसको आप ठीक करवाएं। तो उन वहां से उनको भी ट्रेनिंग हो जाती राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में, इंक्वायर करने में भी, वो है स्कूल की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, है। के बारे में। जी। तो अगर उसके बारे में भी हमें थोड़ा बता सकें ताकि पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया भी हो सके। अच्छा, हमारा फीस स्ट्रक्चर आई थिंक सो इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सेंटर। इसमें ये है कि हम लोगों का मिनिमम जो होता है 30 to 40 में स्टार्ट होता है। उसमें हम 3 आवर्स की थेरेपी देते हैं, और उसके अंदर फिर हम बच्चों की कंप्लीट थेरेपी सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता है। अगर इससे ज्यादा आवर्स इंक्रीज होते हैं तो फिर हमारा जो पैकेज है वो इंक्रीज हो जाता और कुछ ऐसे भी हो केसेस होते होंगे जो कि स्पेसिफिक थेरेपीज वगैरह लेते होंगे, जिस तरह ऑनलाइन में सेशन में कुछ सेशन की उनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग होगी ऑब्वियसली। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। अच्छा, आपके सेंटर में क्या आप अभी वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस कर रहे हैं या आइंदा करने का इरादा है? अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग में ये है कि जैसे एक बच्चा है, उनको उसके पेरेंट्स ने कहा, एक बच्ची है बेसिकली 12 ईयर्स की है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसको आप ना पेंटिंग सिखाएं और उसके बाद आप इसको स्टिचिंग की तरफ लेके आए। तो अब उसमें हमने इसको क्या किया कि अब हम उसको ये हमारी बापटा टाउन वाली ब्रांच में है, तो अब हमने उसको एक मशीन जैसे कहते हैं वो लेके आए, और उसको अब हम थोड़ा थोड़ा उसका स्टिचिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। एक मदर ने कहा कि अब घर में बच्चा बिल्कुल फ्री रहता है तो आप उसको सिस्टम में को यूज करना सिखाएं। तो अब हमने उसके लिए एक आप कह लें कि हम लोग ले आए हैं पूरा सिस्टम, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह हमने रखा है, तो हम उस बच्चे को वो सिखा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हम ऐड करते जा रहे हैं साथ साथ। इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स की क्या नीड है और बच्चा किस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो चीजें हम साथ साथ अप टू डेट कर रहे हैं अपने सेंटर के अंदर। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए, आप क्या मशवरा देंगी, क्या एडवाइस करेंगी कि जब वो किसी ऐसे सेंटर का इंतखाब कर रही होती हैं, सेलेक्ट कर रहे, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे वो एक अच्छा सेंटर, किन बातों का ध्यान रखते हुए वो एक अच्छा सेंटर चूज कर सकते हैं, किधर जाना चाहिए उनको? अच्छा, सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को खुद भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक होके सेंटर्स में मत जाएं कि जो आपको थेरेपिस्ट कह रहे हैं बस ठीक है, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी नॉलेज रखें, उसके बाद वही चीज मैं कहूंगी कि जो उधर हेड है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको वो अलाउ करें कि ठीक है आप सेंटर में बैठ के अपने बच्चे के सेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेस पे, वीकली बेस पे रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आपने बच्चे को जाके देखना नहीं है। आपके बच्चे की थेरेपिस्ट ठीक हो रही हैं, आपके साथ कम्युनिकेट ठीक कर रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग मत देखें, क्योंकि मैंने मोस्टली यहाँ पे देखा है डीएचए वाली साइड पे, वो कहते हैं अच्छा बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर काम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक महीने को फर्क नहीं पड़ा, दूसरे महीने नहीं पड़ा, नहीं। मुझे लगता है जो आपको डिफरेंस है वो विद इन 1 मंथ ही अपने बच्चे में नजर आना शुरू हो जाए, ये मैं खुद कहती हूँ। बेशक आपको 20% नजर आए, बट जो डिफरेंस है बच्चे में आता है थेरेपीज के साथ, अगर आपको वाकई प्रॉपर एबीए मिल रहा है तो। एबीए भी आजकल हर सेंटर में डिफरेंट एबीए रन हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एबीए, एबीए का एक ही रूल है, लेकिन अगर हो रहा है तो आपको डिफरेंस नजर आता है। तो पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए, और इन टच रहना चाहिए सेंटर के साथ भी, थेरेपिस्ट के साथ राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, अपनी पे भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल थेरेपीज में क्या चैलेंजेस हैं और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है? इसके बारे में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। अच्छा, ऑनलाइन में ये है कि सम टाइम पेरेंट्स फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सारी एनर्जी जो है वो पेरेंट्स की लगी होती है। लेकिन एक उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर पेरेंट्स सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद उनको किसी सेंटर में जाना नहीं पड़ता। ये मैं खुद कहती हूँ कि हम्म। ऑनलाइन सेशंस की इतना प्लस पॉइंट है कि पेरेंट्स एक दफा ट्रेन हो जाते हैं, वो थेरेपिस्ट बन जाते हैं, वो अपने बच्चे का छोटा सा छोटा बिहेवियर भी समझना शुरू कर देते हैं, और एक वो करीब हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग। देखें, हमारे पास बच्चा आ रहा है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उसके बाद 18 आवर्स तो उसके पेरेंट्स के साथ गुजरे हैं। सेंटर में ये होता है कि बच्चा आता है हमारे साथ तो वो बहुत अटैच होता है। ये बहुत ज्यादा हमें कंप्लेंट्स भी सुनने को मिलते हैं, भाई आपके साथ तो वो ये बोल रहा है, आपके साथ तो बिहेवियर भी शो नहीं करा, लेकिन जैसे ही बच्चा घर जाता है तो उसके अंदर वो सारी चीजें, वो क्यों है कि वो कंट्रास्ट आ रहा है ना, बिहेवियर कंट्रास्ट, कि बच्चे ने वो चीज लर्न कर ली है कि अब तो मैं सेंटर में हूँ,
मैंने ये करना है अपने घर में, और पेरेंट्स वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो टेक्निक जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उस तरह से उनको नहीं फॉलो कर पा रहे घर में। तो पेरेंट्स सेंटर में आते भी नहीं है। जो पेरेंट्स आते हैं सेंटर में, हमारे थेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं, सेशन देखते हैं, उनको भी समझ आ रही होती है, तो भी इम्प्रूवमेंट आती है। सेंटर में भेजने से ये होता है कि वी आर एक्सपर्ट्स, हम टेक्निकल चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके साथ चल रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल आराम से सुकून में बैठ जाते हैं कि बस अब काम खत्म हो गया, सेंटर में चला गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऑनलाइन में होता है कि पेरेंट्स इन टच होते हैं, लेकिन समटाइम पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, तो थेरेपिस्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब हम इनको किस तरह समझाएं। तो पेरेंट्स के अंदर वो पेशेंस नहीं होता जो कि थेरेपिस्ट के अंदर होता है। ये थोड़ा सा एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। राइट। अच्छा, एक और चैलेंज जो हमारी सोसाइटी में फेस करना पड़ता है, हम हमारी सोसाइटी एज अ होल अभी भी ऐसे फ्रेजेस और टर्म्स बिला झिझक और बेधड़क यूज कर रहे होते हैं नॉर्मल बच्चे, और इस तरह के बहुत सी अब सॉफ्ट टर्म्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन अल्फाज के इस्तेमाल से पेरेंट्स पे, बच्चों पे फर्क भी पड़ता है कि नहीं? बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स पे फर्क पड़ता है। वो मैंने बहुत केसेस में देखे हैं, वो कहते हैं हमने अपने इस बच्चे की वजह से 6 महीने हो गए हम कहीं बाहर नहीं निकले, मैं इस बच्चे की वजह से मैं ग्रोसरी करने नहीं जाती, मैं शॉपिंग पे नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि एक तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ प्लीज फॉरन मत अपने बच्चे को टैग कर दिया करें, लेबल कर दिया करें, थोड़ा टाइम दें अपने बच्चे को। जब आप फॉरन डायग्नोसिस के लिए लेके जाते हो और जब आप टैग कर देते हैं ना, तो वो सारी जिंदगी वो लेबल लग जाता है आपके बच्चे के साथ। तो थोड़ा टाइम दे। और अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ भी इनको कंपेयर करें तो हम में खुद भी बहुत बिहेवियर्स होते हैं। अगर आप खुद भी सोचें तो अभी भी आपको कोई चीज नहीं पसंद तो आप पैनिक हो जाएंगे। आपका कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल भी आप कहते होंगे बस अब मेरी एंड होगी। तो इनको भी थोड़ा टाइम दें। हर बहन भाई भी आपस में वेरी करते हैं सीखने में, लर्निंग में। कोई बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है, कुछ 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है, कुछ 40 भी लेके आ रहे हैं। तो आप, और सबसे ज्यादा क्या होता है कि पेरेंट्स आपस में ही कंपेयर कर रहे होते हैं, इसको छोटे भाई को देखो, इसकी बहन को देखो, इस एज में तो वो ये करती थी, वो ये करती थी। तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फील होता है बच्चों से ज्यादा, क्योंकि उनका तो वैसे ही मेंटल लेवल थोड़ा सा पीछे होता है। और पेरेंट्स इतना फील करते हैं, उनको कोई लेके नहीं जाते, तो फिर वो चीज बच्चों के अंदर भी इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल नॉर्मल फील करवाएं, अपने बच्चों को वही टाइम दे, वही अटेंशन दे जो कि आप अपने दूसरे बच्चों को दे रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव होंगे सोसाइटी भी उतना ही फिर अंदर घुसेगी, अच्छा ये हो गया है, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, दादी ये कह रही है, नानी ये कह रही है, ये कह रही है, तो आप भूल जाएं। बस आप ये देखें कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, और पॉजिटिव रहे। मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और एक कभी कभी पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन भी जरूर मुझे लगता है सेंटर वालों को रखना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को मोटिवेट कर सके। राइट। अच्छा, ये पेरेंट्स के लिए तो है। अच्छा, अगर अ, एक और क्वेश्चन जो प्रोफेशनल्स से रिलेटेड है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इस रिहैब फील्ड के, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, ओटी वाले हों, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जितने भी काम कर रहे हैं, जाहिर बात है कमी भी होंगी। तो कुछ ऐसी कमी जिस पे हमें काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि अगर हम इस फील्ड को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, अच्छा वैसे मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान में बच्चों पे काम बड़ा अच्छा होता है। हम लोग ना थोड़ा सा हो जाते हैं और हम बच्चे की वीक पॉइंट पे भी काम करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। ये एक पाकिस्तानी थेरेपिस्ट का प्लस पॉइंट है कि हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते हैं और हम काम करते हैं कि ये करके दिखाना है। एक प्लस पॉइंट। दूसरा जो मुझे वीक पॉइंट ये लगता है कि हम अप टू डेट नहीं है, हम न्यू चीजों को आप ये कह लें कि हम अडेप्ट नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर सके चेंज को। तो मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट को इस इन चीजों की तरफ आना चाहिए। और स्पेशली सेंटर्स के अंदर जो हेड हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो काम अगर 2 महीने पहले हो रहा था एक बच्चे के साथ, अब उसमें क्या चेंज आया है। अब हमें उस चेंज की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अब 2023 है, बहुत एडवांस हो चुका है, हर चीज अप टू डेट हो चुकी है। तो हमने थेरेपिस्ट को भी ये चीज देखनी चाहिए कि हमने बच्चों को एक ही मेथड के साथ लेके नहीं चलना, हमने उनके अंदर कुछ वेरिएशन लेके आने चाहिए। और अपना जो एक टिपिकल स्टाइल है, मुझे लगता है पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं अच्छा उस सेंटर में ये हो रहा था, इधर ये क्यों नहीं हो रहा, उस सेंटर में ये हो रहा था, वो थेरेपिस्ट ये करा रही है। तो मुझे लगता है कि हर सेंटर, हर थेरेपिस्ट डिफरेंट होता है। तो आप ये कंपेयर मत करें, आप ये देखें कि आपके बच्चा कितना लर्न करके निकल। सम हाउ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, अच्छा सीख जाएगा, सीख जाएगा, सीख जाएगा। वो भी गलत है।
वहां पे भी आपके बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। बट आपको अप टू डेट, और थेरेपिस्ट को जरूर अपने अंदर ये अच्छा एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, सम टाइम हेड्स में भी, प्रोफेशनल्स में भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। आपने मुझे गलत कहा है, तो मुझे लगता है इसमें थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल या हेड कुछ नहीं होता, सम टाइम हमारे थेरेपिस्ट ही मुझे इनफैक्ट वो कह देते हैं कि मैम अगर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, ये एक्टिविटी डे है, अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे तो ये ज्यादा बच्चों के लिए इफेक्टिव होगा। तो मुझे लगता है कि हमें आपस में कम्युनिकेट करके चलना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि मैं हेड हूँ और वो थेरेपिस्ट है, नहीं। हम जितना ज्यादा गूगल करेंगे, चीजों को देखेंगे, उतना लर्निंग हमारी होती है, और लर्निंग कभी भी नहीं रुकती, हमें लर्न करना चाहिए हर रोज। राइट। तो इसी इन्हीं टिप्स और मशवरों और एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। सो मिस सिकरा फैज, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में, आपके सेंटर्स के बारे में मिली है, वो जरूर हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारा, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और इसी के साथ हम आप सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो वीडियो वॉच कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। 1, 2, 3, 4, 5. My turn. Good job. To the fellow. Very good job. Give me a high five. Nice doing. Okay. What is this? Zebra. Very good job. Nice. Let's play with the dog. अली सीधे होके बैठो, ऊपर होके बैठो। शाबाश।